दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश टॉपिक को पढ़ रहे हैं दोस्तों। उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है दोस्तों। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है जलवायु के आधार पर राजस्थान को दोस्तों। तो जिस तरह दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम को दोस्तों, तो इससे समझाया जा सकता है जो एरिया है दोस्तों, इसे पर्वत कहते हैं दोस्तों। और ये इस तरीके की जो भूमि होती है यानी ढलान वाली भूमि होती है दोस्तों, उसे पर्वत या मेरु कहते हैं। और जो ढलान से थोड़ी समतल हो दोस्तों, उसे पठार कहते हैं। और मैदान दोस्तों, मैदान बिल्कुल समतल होता है दोस्तों। और मरुस्थल की आकृति जो होती है वो इस तरीके की होती है, थोड़ी सी यानी शुष्क जलवायु होती है मरुस्थल की। यानी इनकी जो ऊंचाई है दोस्तों घटती जाती है इस तरीके से। सबसे ऊंचे होते हैं पर्वत या मेरु, फिर उसके बाद में पठार, फिर मैदान दोस्तों, फिर आता है मरुस्थल दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी। मित्रों, भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया दोस्तों: मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती प्रदेश। तो दोस्तों क्षेत्रफल, जो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है दोस्तों? 61.11% क्षेत्रफल पर राजस्थान के, यानी कि 2/3 भाग पर फैला हुआ है। और वैसे अगर इसको किलोमीटर में देखें दोस्तों, कितने किलोमीटर पर फैला हुआ है थार का मरुस्थल दोस्तों राजस्थान में? तो ये फैला हुआ है दोस्तों 1,75,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है दोस्तों। कितने में मित्रों? तो 1,75,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है दोस्तों। और राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है दोस्तों? तो 9% भूभाग पर। और 23% भूभाग पर राजस्थान में मैदान है। और 6.89% भूभाग पर हाड़ौती का पठार है दोस्तों, जिसमें आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सभी जिले हाड़ौती प्रदेश में आते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो मरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल है दोस्तों, उसमें राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों 40%। यानी जो दोस्तों मरुस्थल है ये किन किन जिलों में फैला हुआ है दोस्तों? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, नागौर, पाली, जालौर, इन सभी जिलों में दोस्तों ये फैला हुआ अधिकांशतः। यानी अरावली के उत्तर पश्चिमी भाग में अधिकांशतः मरुस्थल क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी दोस्तों? तो 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में जो कुल लंबाई है मित्रों अरावली पर्वतमाला की, वो है 550 किलोमीटर। वैसे अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग दोस्तों 600 दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है दोस्तों, वह कितनी है दोस्तों? तो वह है 692 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है मित्रों? तो राजस्थान में है 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की। यानी कि मित्रों 80% अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वह राजस्थान में है। और अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है मित्रों राजस्थान में, वह कितनी है? तो वह है दोस्तों 930 मीटर। और मित्रों अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर।
यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह सिरोही में है दोस्तों, सिरोही जिले में। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था दोस्तों। इसकी लगभग जो ऊंचाई है मित्रों गुरु शिखर की, वो 1722 या 1727, जैसा कि आपको ऑप्शन मिले उस हिसाब से आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9% भूभाग पर फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है दोस्तों 550 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान के 80% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रवेश दोस्तों खेड़ ब्रह्मा सरोही से होता है तथा यह खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। अब दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत होती है वो गुजरात के पालनपुर से होती है, जबकि अरावली पर्वतमाला का जो अंत होता है मित्रों यह होता है दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दोस्तों। राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पर फैली हुई है दोस्तों ये, और इसमें 10% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। इस जो अरावली पर्वतमाला का जो प्रदेश है दोस्तों, इसमें कितनी वर्षा होती है दोस्तों? तो इसमें वर्षा होती है 50 से 90 सेमी। कितनी मित्रों? 50 से 90 सेमी की जो वर्षा होती है वह अरावली प्रदेश में होती है मित्रों। अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों वह दक्षिणी राजस्थान में या उदयपुर में मिलता है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है दोस्तों? तो उदयपुर में। और अरावली पर्वतमाला का जो सबसे कम विस्तार मिलता है वह मिलता है दोस्तों मध्य राजस्थान में, अजमेर में। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है दोस्तों। यह राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? तो अरावली पर्वतमाला दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की जो सुदूर दक्षिणी जड़ है दोस्तों वह अरब सागर के तल से शुरू होती है, इसलिए अरावली पर्वतमाला का पिता अरब सागर को कहा जाता है दोस्तों, या अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह भी अरब सागर को कहा जाता है मित्रों। अरावली पर्वतमाला मुख्यतः कितने जिलों में फैली हुई है दोस्तों? 13 जिलों में तो वैसे है, और मुख्यतः दोस्तों ये 7 जिलों में फैली हुई है। मैदान दोस्तों, राजस्थान के 23% भूभाग पर मैदान हैं, जिनमें 39% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। और राजस्थान के 10 जिलों में मैदानी भाग विस्तृत हैं दोस्तों। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार राजस्थान के 6.89% भूभाग पर है, जिसमें राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है तथा यह 7 जिलों में विस्तृत है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिट्टी, दोस्तों मिट्टी पाई जाती है मरुस्थल में, वह बलुआ पत्थर से निर्मित बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी होती है दोस्तों। बलुआ पत्थर से निर्मित बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों मरुस्थल में। तथा अरावली पर्वत में, अरावली पर्वतीय प्रदेशों में दोस्तों पर्वतीय या वनीय मिट्टी मिलती है दोस्तों। मैदानों में जलोढ़ या कछारी या दोमट मिट्टी पाई जाती है, जबकि हाड़ौती प्रदेश में काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। हल्की काले रंग की मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में दोस्तों जो जलवायु होती है वह शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु होती है, और पर्वतीय प्रदेशों में उपाद्र जलवायु होती है। और मैदानी प्रदेशों में दोस्तों जो जलवायु होती है हल्की सी नमी वाली होती है, यानी कि आर्द्र जलवायु होती है। और हाड़ौती प्रदेश में जो जलवायु है अति आर्द्र है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? तो वह है झालावाड़। कौन सा मित्रों? झालावाड़ जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है। किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है मित्रों? झालावाड़ में होती है, और यह हाड़ौती प्रदेश में आता है, इसलिए यहाँ पर अति आर्द्र वातावरण होता है दोस्तों। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दोस्तों,
दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों को हम पढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों का निर्माण काल। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि थार के मरुस्थल टर्शियरी काल का है। क्वाटरनरी काल में प्लेस्टोसीन नामक चट्टान आदि से इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। इसका विस्तार 1,75,000 किलोमीटर भूभाग पर फैला हुआ है और इसकी लंबाई है दोस्तों 640 किलोमीटर और चौड़ाई है दोस्तों इसकी 300 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है और एवरेज ऊंचाई है 250 मीटर। राजस्थान में कुल मरुस्थलीय ब्लॉक 85 हैं। राजस्थान में कुल मरुस्थलीय ब्लॉक कितने हैं दोस्तों? तो 85 हैं। इसको डेजर्ट ब्लॉक भी बोलते हैं दोस्तों। राजस्थान में कुल मरुस्थलीय या डेजर्ट ब्लॉकों की संख्या 85 है, जबकि भारत देश में 142 मरुस्थलीय ब्लॉक या डेजर्ट ब्लॉक हैं दोस्तों। कितने? 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं भारत में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल का ढाल। मरुस्थल का जो ढाल है मित्रों वो किस प्रकार से है? तो वो मरुस्थल का ढाल नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है, यानी उत्तर पूर्व से दोस्तों दक्षिण पश्चिम की तरफ मरुस्थल का ढाल है राजस्थान के अंदर। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में समाहित हो जाती है दोस्तों। ये लूनी नदी निकल रही है दोस्तों कहाँ से दोस्तों? उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट हो गया ये वाला हिस्सा। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट हो गया दोस्तों ये। अभी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, यानी लूनी नदी के समांतर दोस्तों वाली दिशा में। मरुस्थल का अध्ययन मित्रों। मरुस्थल का अध्ययन। मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में जो वर्षा होती है दोस्तों 0 से 25 सेमी होती है, और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है मित्रों, अर्ध शुष्क मरुस्थल में वर्षा होती है 25 से 50 सेमी दोस्तों। इसे वागड़ प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल को। नोट मित्रों, यानी कि इम्पोर्टेंट दोस्तों, 25 सेमी समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में बांटती है दोस्तों। जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है दोस्तों वह मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क दो भागों में विभाजित करती है दोस्तों। शुष्क मरुस्थल 25 सेमी से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहते हैं दोस्तों। ये थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालौर और सिरोही के कुछ हिस्से में दोस्तों ये फैला हुआ है। तो इन जो हिस्सों में दोस्तों 25 सेमी के आसपास वर्षा होती है दोस्तों। शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला तो हो गया मित्रों, शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से मित्रों? तो ये हो गया दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त यानी 41.5% भूभाग पर, और बालू का स्तूप युक्त दोस्तों 58.5% भूभाग पर। यानी जो बालू का स्तूप मुक्त जो एरिया है दोस्तों शुष्क मरुस्थल में वह पथरीला मरुस्थल है, जिसे हम्मादा कहते हैं दोस्तों। हम्मादा किसे कहते हैं मित्रों? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पथरीले मरुस्थल को हम्मादा कहते हैं मित्रों। यह कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में दोस्तों। पवन। पवन मिट्टी, पवन चलती है दोस्तों जिससे मिट्टी उड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, जिससे निक्षेपण कहते हैं। इससे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो इनका विस्तार है दोस्तों वह है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में मित्रों। बालू का स्तूप। बालू का स्तूप क्या है मित्रों? तो बालू का स्तूप जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली स्थलाकृति को बालू का स्तूप है, जो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में बनते हैं दोस्तों। बालू का स्तूप कितने प्रकार के हैं दोस्तों? तो बालू का स्तूपों के प्रकार दोस्तों, जब पवन चलती है इस तरीके से तो अर्धचंद्राकार यानी जी सैंट,
तो दोस्तों इसके प्रकार हैं दोस्तों, बरखान। बरखान प्रकार का दोस्तों, बरखान इस प्रकार का होता है दोस्तों, जैसा कि आप इस स्थलाकृति में देख सकते हैं। जब पवनें चलती हैं तो इस प्रकार मिट्टी जब उड़ती है ऐसा आकार ले लेती है अर्धचंद्राकार, तो इस प्रकार को बरखान कहते हैं दोस्तों। इस शेखावटी यानी चूरू क्षेत्र में सर्वाधिक देखे जाते हैं दोस्तों। बरखान प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले में सर्वाधिक देखे जाते हैं दोस्तों? तो शेखावटी प्रदेश में, चूरू जिले में दोस्तों। और जो इस प्रकार की स्थलाकृति यानी इस प्रकार जब हवा चलती है तो मिट्टी इस तरीके से होती है दोस्तों, ऐसे ऐसे, तो समकोण की तरीके से होती है दोस्तों। तो इसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं, जो कि बाड़मेर व जोधपुर में बनते हैं मित्रों। बाड़मेर व जोधपुर में इस तरीके से, यानी अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब होता है दोस्तों लंबवत दोस्तों, बाड़मेर और जोधपुर में। पवन के समांतर मिट्टी के बनने वाले स्तूप या मिट्टी के एकत्रित होने को दोस्तों, जब समांतर बनते हैं पवन के, तो उसको अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं मित्रों। कौन सा कहते हैं? तो अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं, जो जैसलमेर में अधिकांशतः पाए जाते हैं मित्रों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम्मादा। हम्मादा की आकृति दोस्तों इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम्मादा या पथरीला एरिया, ककड़ीला एवं पथरीला एरिया दोस्तों जैसलमेर में। इस कंकरीले एवं पथरीले एरिया के चारों तरफ इस प्रकार से डस्ट पार्टिकल यानी मिट्टी एकत्रित हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार से मिट्टी एकत्रित हो जाती है दोस्तों हवा के द्वारा तारानुमा आकृति में दोस्तों। तो यह जैसलमेर में सर्वाधिक बनते हैं दोस्तों। तारानुमा जो बालू का स्तूप होते हैं जैसलमेर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में मित्रों। एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं मित्रों। बरखान जो बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक कहाँ बनते हैं दोस्तों? शेखावाटी प्रदेश में, चूरू जिले में दोस्तों। और अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है मित्रों वो सर्वाधिक कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं दोस्तों बाड़मेर व जोधपुर में। ये किस आकार के होते हैं दोस्तों? तो समकोण के आकार के होते हैं। और अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप किस जिले में बनते हैं दोस्तों? तो ये बनते हैं जैसलमेर में मित्रों। और इनका आकार कैसा होता है दोस्तों? तो समकोण के आकार का होता है। तारानुमा जो बालू का स्तूप बनते हैं वे कहाँ बनते हैं दोस्तों अधिकांशतः? तो जैसलमेर में अधिकांशतः बनते हैं। फिर सेकंड नंबर पर सूरतगढ़ में दोस्तों। हम्मादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूपों को तारानुमा बालू का कहा जाता है दोस्तों, बालू का स्तूप कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पवन चलती है और इस प्रकार से मिट्टी का जो आकार ले लेता है मित्रों, उसे हम बरखान कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और पवन जब यूँ चलती है और इस तरीके का जो बालू का स्तूप बनता है दोस्तों, वह पैराबोलिक होता है। बरखान के विपरीत या हेयर पिन जैसी आकृति का बालू का स्तूप पैराबोलिक कहलाते हैं मित्रों। नोट: यह बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कौन से हैं दोस्तों? तो वे हैं दोस्तों पैराबोलिक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शीफ दोस्तों बालू का स्तूप है, वह है बरखान। पवनें जब ऐसे चलती हैं तो इस प्रकार से बनता है। शीफ दोस्तों इस हिस्से को बोलते हैं या इस हिस्से को बोलते हैं। जब पवनें ऐसे चलती है तो शीफ आकृति इस प्रकार से बनती है। पवनें ऐसे चलती हैं तो बालू का स्तूप की आकृति इस प्रकार से बनती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही मित्रों, कल हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे दोस्तों। आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी लेने के लिए दोस्तों आप नीचे दिए गए बेल आइकन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही और उचित समय पर मिले दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।